हेलो स्टूडेंट्स, बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का बिल्कुल कोर है बोहर का एटॉमिक मॉडल। उसकी हार्ट एंड सोल है पूरा आपका बोहर मॉडल। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोहर मॉडल से ये निकल के आता था कि क्वांटाइजेशन का प्रोसेस कुछ ना कुछ होता है और वो क्वांटाइजेशन समझाने के लिए स्पेक्ट्रल लाइंस का बहुत बड़ा रोल है। खैर, आज के टॉपिक में मैं आपको स्पेक्ट्रल लाइंस से जो सवाल बनता है कि जो आपने जब पढ़ा होगा तो कभी कभी डिफिकल्टी आती होगी। देखिए, हम इस सीरीज में क्या कर रहे हैं आपको याद है। हम इस सीरीज में देख रहे हैं कि छोटे छोटे टॉपिक निकाल के आप अपने डाउट्स लेके आते हैं। किसी बच्चे ने बोला था कि सर स्पेक्ट्रल लाइंस बता दो, तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए जिनको स्पेक्ट्रल लाइन समझ में नहीं आया, आज मैं स्पेक्ट्रल लाइंस बताने जा रहा हूं और किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। देखिए, एक छोटे छोटे डाउट्स आपके मन में आते रहते हैं, यहाँ भी आते हैं, हमारे ऑफलाइन में भी बच्चों को डाउट्स आते हैं। तो लेकिन उनके डाउट फटाफट से हम वहीं पे ही सॉल्व कर देते हैं, उनको इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। देखिए, ऑफलाइन सेंटर कौन सा, आप साइटॉन.in अगर में जाएंगे तो देखना ऑफलाइन कोचिंग में क्लिक करिएगा। और अब हमारा सिलेक्शन बूट कैंप जो कोर्स है, ऑफलाइन कोर्स है, वो ऑलरेडी लाइव है। बूट कैंप के बारे में आप जानते हैं, आप रेजिडेंशियल कैंपस के बारे में जानते हैं। इट इज अ 3 ईयर कैंपस। जो सारे के सारे टीचर्स आपको इस प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं, वो सारे टीचर्स आपको ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं। बिल्कुल आपको हर समय मेंटरशिप अवेलेबल रहती है। आपकी हॉस्टल फैसिलिटीज तो बहुत अच्छी है और लाइब्रेरी फैसिलिटीज भी आपके पास 24/7 है ही है। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट बूट कैंप इसका नाम ही है। बिल्कुल मिलिट्री वाली ट्रेनिंग है। बिल्कुल सुबह आपको 6:30 बजे उठ के और रात तक बिल्कुल पढ़ना ही है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन भी नहीं मिलता है पढ़ने के अलावा, क्योंकि फोन तो है नहीं, फोन चलाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ किताब ही आपके सामने है। ठीक है, तो मन करे ना करे पढ़ना तो है ही। खैर, जो बच्चे घर से तैयारी कर रहे हैं, वेरी वेल डन। आपके लिए स्पेक्ट्रल लाइंस का टॉपिक आज के सामने ये रहा। देखिए, स्पेक्ट्रल लाइंस की शुरुआत कहां से होती है बेटा। स्पेक्ट्रल लाइंस की शुरुआत होती है स्पेक्ट्रा वर्ड से। कहां से इसकी शुरुआत होती है? वर्ड का नाम है स्पेक्ट्रा, उस वर्ड का नाम है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रा कहां से आया? या आया स्पेक्ट्रम या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। कहां? स्पेक्ट्रोस्कोपी से। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ये होता था कि हर एक कंपाउंड की एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट होती है। जैसे हम लोगों के स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट होती है, तो हर एक कंपाउंड की एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट होती है। वो यूनिकली बिहेव करता है जब वो लाइट के साथ रिएक्ट करता था, वहां से स्पेक्ट्रोस्कोपी आती थी, यानी कि अननोन कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोर प्रिंसिपल था। तो स्पेक्ट्रा, अब हमारे पास हम बोलते हैं कि देखिए स्पेक्ट्रा क्या है। हम बोलते हैं कि हमारे पास दो टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं जब लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और एक होता है आपका एमिशन स्पेक्ट्रा। देखिए, ये बहुत बड़ा कैटेगराइजेशन है। खैर, इस तरीके से नहीं होता है। ये दोनों एक्चुअली मेरे लाइन स्पेक्ट्रा के कैटेगरी में आते थे। किसके? ये मेरे लाइन स्पेक्ट्रा के कैटेगरी में आते थे। और इनसे पहले एक स्पेक्ट्रा जो हम बचपन से देखते आए हैं, वो होता था क्या? वो होता था मेरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं बतानी है, मुझे सिर्फ आज स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, यानी कि लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस करना है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा जो आप बचपन से देखते आए हैं, आपने प्रिज्म के साथ भी किया होगा, और जो बच्चों ने अगर रेनबो देखा है असली में तो बहुत अच्छी बात। यानी कि सनलाइट जब क्या करती है, आपने सनलाइट देखा होगा जो वाटर ड्रॉपलेट सेट कराती है, तो आपका टीआईआर के वजह से जो भी आपका रेनबो फॉर्मेशन होता है, तो रेनबो फॉर्मेशन एक ओवरलैपिंग फिनोमेना है। यानी कि आपको रंग दिखते हैं और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप दिखते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि एक डिस्टिंक्ट लाइन में आपका विबग्योर बन रहा है, कहीं पे वायलेट है, डिस्टिंक्टिव नहीं है, ओवरलैपिंग है। उस स्पेक्ट्रा को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोलते थे। लेकिन एक दूसरा टाइप का स्पेक्ट्रा हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लिए एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा देखा, या फिर लाइन स्पेक्ट्रा एक ब्रॉड कैटेगरी इसकी है। इसमें क्या होता था? इसमें देखिए ये होता था कि मान लीजिए ये मेरे पास एक, ऐसा कुछ करते हैं कि ये मेरे पास एक ग्राउंड स्टेट है। क्या? दिस इज सपोज अ ग्राउंड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राउंड स्टेट है। तो इस ग्राउंड स्टेट में एक एटम पड़ा हुआ है, और अगर ये क्या करेगा, ये कुछ एनर्जी लेगा और ये कुछ ऊपर जाएगा। मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गई, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसको मैंने दी, और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे से जाने के लिए लगा, तो बचे कितनी? 5। तो 5 की 5 क्या कर देगा, वो इसको हटा देता है। यानी कि ये मेरा एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में रिजल्ट करता है। यानी कि ये जो एनर्जी रेडिएट हुई है, ये जो एनर्जी रेडिएट हुई है, इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं प्रिज्म से पास करवाता हूं, और प्रिज्म से पास करवाने के बाद मुझे क्या रिकॉर्ड करता हूं, मैं इसमें एक स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करता हूं। क्या करता हूं? इसमें मैं एक स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करता हूं, और जो स्पेक्ट्रा मिलता है उस स्पेक्ट्रा का नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। उस स्पेक्ट्रा का नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सही बात। लेकिन क्या होता है, कभी कभार ये क्या होता है कि मैं क्या करता हूं, इसको मैंने एनर्जी तो दी,
इस पार्ट को मैंने एनर्जी तो दी, ये ऊपर भी गया, लेकिन अब ये ऊपर जाने के बाद क्या होता है, डी एक्साइट होता है, यानी कि ये नीचे आता है, यानी कि ये ऊपर से नीचे आता है, डी एक्साइटेशन उसका होता है। जब इसका डी एक्साइटेशन होता है तो तभी भी क्या होता है, ये एनर्जी रिलीज करता है। सही बात है कि यहाँ पे भी एनर्जी आपकी क्या होती है, यहाँ पे भी आपकी एनर्जी रिलीज होती है। फिर मैं क्या करूंगा, इसको प्रिज्म से पास करवाऊंगा और फिर इसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर लूंगा। फिर इसे प्रिज्म से पास करवाया और फिर से इसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर लिया। बोलो यार इतनी बात समझ में आती है। इस टाइम पे जो आपको जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसका नाम होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या उसका नाम होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा। अब देखिए ये तो इसकी थ्योरी की बात है, इसमें एक बेहतरीन डायग्राम भी है एनसीईआरटी में, आप लोग देख लेना, बताना मुझे उसमें आपको क्या समझ में आता है। मुझे इसमें एक चीज देखनी है कि जब मेरे पास मेरे स्पेक्ट्रा जो मेरा एमिशन स्पेक्ट्रा, ये बहुत काम का है क्योंकि हमारे सिलेबस में जो पार्ट है बेटा उसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा उसका नाम है जो हमारे सिलेबस में है। क्या है इसका नाम, इसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अब ये क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ये एक एमिशन टाइप का स्पेक्ट्रा है। कैसा है, ये एक एमिशन स्पेक्ट्रा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा मेरा एक एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। अब देखिए इसमें कमाल की बात है, देखिए अब इसमें बहुत यही चीज बस मुझे पढ़नी है, बाकी चीजें बहुत आसान है इसमें। देखिए एक बार ठीक से देखिएगा, इतना खराब कैसे हो सकता है भाई, इतना डेंजरसली खराब कैसे हो सकता है डायग्राम। ठीक है इसको भी कर देते हैं। बाप रे, तो बहुत टेढ़े टेढ़े बना दिया। खैर एनीवे यू गेट द जस्ट, आपको ये जस्ट मिल गया होगा कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, है ना। ठीक, तो देखिए मान लीजिए ये इसकी फर्स्ट स्टेट है, ये कोई हाइड्रोजन एटम है, ये यहाँ पे एक्चुअली रहता है। कहाँ पे रहता है, फर्स्ट स्टेट में अभी है, और यही मेरी क्या है, यही मेरी ग्राउंड स्टेट भी होती है। मान लेते हैं कि इसके पास बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है, किसी भी एटम में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स रहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है, कि बहुत सारे ऊपर ऊपर करके n इक्वल्स टू आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इसमें क्या रहते हैं बेटा, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स रहते हैं, पहली बात ये। अब देखिए इन एनर्जी लेवल्स के नाम भी हैं, ये आपकी ग्राउंड स्टेट है और ये आपकी क्या है, ये आपकी पहली ये सारी एक्साइटेड स्टेट्स हैं, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। क्या है, ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। क्या आपको ये बात समझ में आती है, बिल्कुल ठीक है, कि ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। इसका मतलब ये क्या है, ये आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, ये आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। तो इसी तरीके से ये आपकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट है और ऊपर वाली आपकी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, अब देखिए इन स्टेट्स का नाम भी रखा गया है। इन स्टेट्स का नाम क्या रखा गया, इस स्टेट का नाम रखा गया जो पहली है, इसका नाम रखा गया लाइमन, इसका नाम रखा गया बामर, इसका नाम रखा गया पाशर। ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट और ये हो जाएगा आपका पी फंड। तो इनके नाम है, बस इसको इस तरीके से याद रखना है आपको, लाइमन, बामर, पाशर, ब्रैकेट और पी फंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनके और नाम भी हैं। ये मैं कहता हूं कि ये आपकी यूवी वाली रीजन है, यूवी रीजन, ये आपकी विजिबल है और ये सारी आपकी आईआर रीजन की, ये आपकी सारी आईआर है, नियर आईआर, आईआर, फार आईआर। तो मैं इसे सिर्फ आईआर ही कहूंगा, अगर एग्जामिनेशन में सिर्फ आईआर आता है तो आप n इक्वल्स टू 3 ही लेके चलिएगा। कितना, n इक्वल्स टू 3 ही लेके चलिएगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए यहां से क्या होता है, यहां से बेटा ट्रांजिशंस होते हैं, यहां से बहुत सारे ट्रांजिशंस पॉसिबल है। देखिए आपने थोड़ी सी एनर्जी दी अपने एटम को, आपने हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीशीज यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए कॉन्सेप्ट वैलिड है, और आपने उसको थोड़ी सी एनर्जी दी। जैसे ही आप उसे थोड़ी सी एनर्जी देते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, उसके पास n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, वो इनफैक्ट वो छोड़ के भी जा सकता है। n इक्वल्स टू इन्फिनिटी का मतलब है उसने हाइड्रोजन का हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव बना दिया है, वो छोड़ के भी जा सकता है। तो डिपेंड करता है आपने एनर्जी कितनी दी। मान लेते हैं आपने कुछ एनर्जी दे दी, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी, तो यहां कहीं होगा। अगर वो यहां से ऊपर किसी स्टेट से यहां तक आता है तो कहता हूं मैं कि मेरी पी फंड वाली रीजन है। यहां से अगर वो यहां आता है तो मैं कहता हूं ब्रैकेट है। ऊपर किसी रीजन से पाशन तक आता है, मतलब इस रीजन तक आता है उसे पाशन कहता हूं। ऊपर से कहीं यहां आएगा तो वो विजिबल रीजन में। अब कमाल की बात ये है
कि ये वाला जो रीजन है ये मुझे नजर आएगा क्योंकि ये विजिबल में है, और अगर ये ऊपर से नीचे आता है तो ये यूवी वाले रीजन में ये मुझे नजर नहीं आएगा। तो नजर कौन आएगा? नजर सिर्फ विजिबल वाला ही आने वाला है। क्या नजर सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? नजर सिर्फ और सिर्फ विजिबल आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है? किसी भी ट्रांजिशन में जो पहली लाइन होती है एमिशन की, ये जो पहली लाइन है इसको फर्स्ट लाइन कहते हैं, इसको सेकेंड लाइन कहते हैं, और इसको थर्ड, अरे 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 अरे, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड लाइन कहा जाता है। इनको अल्फा बीटा गामा नाम भी दिया जाता है। दैट इज ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकंड लाइन है और ये आपकी थर्ड लाइन है। इस चीज का भी याद रखिएगा, ठीक है। इंफिनिटी से निकलने वाली जो लाइन, इंफिनिटी से निकलने वाली जो लाइन है, इस लाइन को नाम लिमिटिंग लाइन भी नाम दिया जाता है। जो इंफिनिटी से आ रही है लाइन, इसको नाम क्या दिया जाता है? इसको लिमिटिंग लाइन भी कहते हैं। इसका क्या नाम है? और इसका एक और नाम है लिमिटिंग लाइन। इसका नाम है लिमिटिंग लाइन, ठीक है। तो कहीं पे वर्ड आए लिमिटिंग लाइन तो इसका मतलब आपको इंफिनिटी से लेकर जाना है। पूरा का पूरा स्पेक्ट्रा जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ दो वैल्यूज पे। आपको सिर्फ N2 एंड N1 पहचानना है। N2 एंड N1 पहचानना है। N2 का मतलब आपको हायर एनर्जी स्टेट देखना है, हायर एनर्जी स्टेट देखना है, और N1 का मतलब है कि आपको एक लोअर एनर्जी स्टेट देखना है। बस इतना अगर देख लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अगर आप इतना देख लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। मैं आपको करवा के भी दिखाऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा फॉर्मूले के थ्रू कैसे आपको प्रोसीड करना है। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आज मैं आपको एनर्जी के बारे में नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ कि एनर्जी का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता था। कैसा? एनर्जी का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता था, एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू, यानी कि चेंज इन एनर्जी, कि आपने अगर ट्रांजिशन किया, सिर्फ एनर्जी नहीं, चेंज इन एनर्जी कितनी है, कि आप सपोज इस लेवल से पी फंड से आप बामर तक आए तो चेंज इन एनर्जी कितनी है? वो तो चेंज एनर्जी कितनी हो जाएगी? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये तरीके चेंज आपका पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो ये आपका कुछ एनर्जी का ऑर्डर आता है, ये आपको याद होगा। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, हम इसमें एक सवाल देख भी लेंगे, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है आज स्पेक्ट्रल लाइंस देखना। क्या नाम है? स्पेक्ट्रल लाइंस। तो देखिए स्पेक्ट्रल लाइंस, बात करूं अगर स्पेक्ट्रल लाइंस, पहली बात सर स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सी लाइंस है? देखो बेटा स्पेक्ट्रल लाइंस यही है, ये जो मैंने आपके सामने लाइंस बनाई है जो ट्रांजिशन में निकलती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के एमिशन में जो लाइंस निकलेंगी उन लाइंस को कहा जाता है स्पेक्ट्रल लाइंस। सबसे पहली बात, ये स्पेक्ट्रल लाइंस आपको क्वांटाइजेशन के बारे में सबसे पहले तो बता ही रही है। किसके बारे में बता रही है? ये आपको क्वांटाइजेशन के प्रोसेस में बता रही है। दूसरी बात, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अगर आपको कैलकुलेट करनी है, अगर आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करनी है, मैं इसे एस नाम दे देता हूं। तो देखिए कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। आप सबसे पहले बोलेंगे कि इन अ स्पेसिफिक रीजन, अगर किसी स्पेसिफिक लेवल या फिर ऑर्बिट की बात हो रही है तो हम कहता हूं एस मेरा n2 - n1 के बराबर है। कितना? n2 - n1 के बराबर है। स्पेसिफिक लेवल का मतलब आपसे अगर सवाल ये पूछा गया कि आप देखिए फिफ्थ स्टेट से सेकंड स्टेट तक आ रहे हैं तो आपके पास कितनी लाइंस मिलेंगी, यानी कि आपने स्पेसिफिक कर दिया तो कितनी मिलेंगी? ये देखिए आपकी एक लाइन मिलेगी आपको, फिर आपको दो लाइन मिलेगी, फिर आपको तीन लाइन मिलेगी। कितनी? एक, दो और तीन लाइन मिलेगी अगर आप फिफ्थ से सेकंड तक आ रहे हैं। आप बोलेंगे सर ये भी तो एक लाइन होगी, ये नहीं मिलेगी क्या? मैं बोलूंगा ये लाइन मिलेगी, लेकिन ये अब यहां तक नहीं आ रही है तो इसको आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ स्पेसिफिक लेवल तक बताना है। कमाल की बात है, सवाल कई बार ऐसे पूछा जाता है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस बतानी है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस बतानी है, लेवल मेंशन नहीं है, आपको बस बतानी है मैक्सिमम लाइंस बता दो। इसको टोटल भी बोला जाता है कि टोटल लाइंस बता दो, टोटल लाइंस कितनी है। या फिर इसमें वर्ड यूज होता है ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप। क्या? इसमें एक और वर्ड यूज किया जाता है ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप, ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप। इसमें मैं कहता हूं देखिए आपकी s की वैल्यू कितनी आती है? ये आती है आपकी n2 - n1 इंटू n2 - n1 डिवाइडेड बाय n2 - n1 प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। ये आती हैं आपकी ट्रांजिशन लाइंस पूरी की पूरी मल्टी स्टेप में। इतनी लाइंस आपकी आती हैं। ये मैं आपको कैलकुलेट करके ही बताऊंगा कि देखिए कैसे आ रही है। एक बार सवाल की तरफ मूव करते हैं तो हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग एक बार हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन बामर सीरीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम 72 फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आर। आपको किसमें? बामर सीरीज में निकालनी है। देखिए किसमें? बामर सीरीज में निकालनी है। देखिए बामर सीरीज आपकी कौन सी है? ये आपकी N1 इक्वल्स टू कौन सी सीरीज है भाई? ये है लाइमन बामर यानी कि 2।
और आप कहां से आ रहे हैं, आप 7th से फर्स्ट तक आ रहे हैं, यानी कि आपकी n2 की वैल्यू तो 7 है। सर ये फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे सपोज 7th रीजन था, आप यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं फर्स्ट तक, लेकिन हमें ये वाली तो कैलकुलेट करनी ही नहीं है, हमें सिर्फ कौन सी करनी है, जो 7 से लेके सेकंड तक आएगी। यानी कि फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, आप बोलेंगे सर इसमें s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा n2 माइनस n1 और यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 2 दैट इज 5 के बराबर, कितना 5 के बराबर। तो आपका 5 ही करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट शुड बी करेक्ट। देखना ध्यान रखना, इसने कहा था 7 से फर्स्ट आ रहे हैं, वो फर्स्ट तक आ जरूर रहा है, लेकिन आपको कहां पे देखना है, इन बामर सीरीज में आपको देखनी है, आपको टोटल नहीं देखनी है, ना ही आपको लाइमन सीरीज में। अगर पूछा रहता कि सिर्फ कितनी आएंगी लाइमन सीरीज में तो 6 आंसर हो जाता। अच्छा इसका कुछ और वेरिएशन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आइए देखिए। कह रहा है थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। फिर बात कर रहा है लाइमन बामर की, तो देखिए ये है आपका लाइमन और ये है आपका बामर, उसकी थर्ड लाइन निकल रही है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन। तो देखिए ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकंड लाइन है और ये आपकी थर्ड लाइन, बिल्कुल सही बात, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड लाइन हो जाएगी। तो कहां से कहां तक ट्रांजिशन हो रहा है, देखिए n इक्वल्स टू 1 है 2 है 3 4 5, यानी कि ये 5 से लेके 2 जब ट्रांजिशन होगा, दैट इज 5 to 2 जब ट्रांजिशन होगा, तब आपकी थर्ड लाइन आपको मिलेगी, यही आपकी थर्ड लाइन, ये आपकी थर्ड लाइन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड लाइन है। क्या आपको बात समझ में आती है, ठीक है। ये अल्फा बीटा गामा भी हो सकता था। अब देखिए कह रहा है द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइट्स दैट आर पॉसिबल व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इन सेवेंथ शेल इन डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स रिटर्न टू सेकंड शेल। अब वो बोल रहा है कि आपके पास कितना है, आपके पास n2 की वैल्यू 7 है और n1 की वैल्यू 2 है। सबसे पहले आप कभी भी स्पेक्ट्रल लाइन सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यूज पहले लिख लीजिए, इसमें क्लैरिटी रखिए। कह रहा है द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दैट आर पॉसिबल, अब वो पूछ रहा है कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल हैं। अब वो ये नहीं पूछ रहा है कि उस स्पेसिफिक रीजन में, वो टोटल आपको कह रहा है कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी पॉसिबल है। तो देखते हैं कितनी हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल का फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे n2 की वैल्यू कितनी है 7 और 2 ने 5, ये हो जाएगा 5 और इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 15 लाइंस के बराबर। तो 15 ही आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। तो टोटल आपको 15 लाइंस दिखेंगी। एक बार सर इमेजिन करके बता दीजिए कि ये 15 लाइंस कैसे मुझे दिख रही हैं। तो आइए एक बार इमेजिन भी कर लेते हैं। देखिए थोड़ा समय लगेगा बट कोई बात नहीं। देखिए मान लीजिए आपकी एक, ये बहुत ज्यादा हो गया वैसे 15 लाइन बनाना, चलो कोई बात नहीं, बनाना है तो बनाना है। ये सेकंड वाला लेके चल रहा हूँ, ठीक है। n इक्वल्स टू 2, ये हो गया मेरे पास n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6 और n इक्वल्स टू 7। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आइए देखते हैं। ये क्या हो सकता है, देखिए यहां से पहले यहां आ सकता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये फिर ये हो जाएगा 5, बिल्कुल ठीक। फिर देखिए ये यहां से यहां जा सकता था 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, बिल्कुल ठीक बात। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये यहां से यहां जा सकता था 1, फिर 2 और फिर 3, बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट करके देखते हैं। देखिए फिर बात है इस वाले लेवल की, यहाँ से यहाँ जा सकता है और फिर यहाँ से यहाँ जा सकता है, फिर आखिरी बचा आपके पास ये वाला, तो ये यहाँ से सिर्फ यहाँ जा सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है, कितनी है, यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, आपके पास इतने तरीके के रंग आ सकते हैं और वही हमने फॉर्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट कर लिया है। क्या आपको बात समझ में आती है, बिल्कुल ठीक। तो आइए कह रहे हैं इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 7th टू फर्स्ट ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन इज मल्टी स्टेप्स। वाह वाह वाह, ये वर्ड यूज हो चुका है, ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप का मतलब है। तो देखिए ट्रांजिशन मल्टी स्टेप में यानी कि टपक टपक के आना, वो कहीं से कहीं भी आ सकता है। तो ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप ही ये हो रहा है। तो ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप हो रहा है। तो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस। कहां आप 7 से लेके फर्स्ट आ रहे हैं, आपकी n2 की वैल्यू बेटा 7 है, आपकी n1 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आपकी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 6 इंटू 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 लाइंस। आपकी 21 लाइंस आनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी शुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बोलो यार बात समझ में आती है। तो
चलिए अगर आपको बात समझ में आती है तो कह रहा है इन हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम nth ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन इन अ मल्टी स्टेप इफ देयर आर टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल कितना उसके 10 हैं, तो करीब बताइए कि वैल्यू ऑफ n, यानी कि ट्रांजिशन हुआ कहां से है। वो कह रहा है कि देखिए आपका मल्टी स्टेप है तो ट्रांजिशन वो बोल रहा है कि n2 की वैल्यू n है और n1 की वैल्यू कितनी है, वो आपसे कहां तक आया है। अच्छा ठीक है, उसने n1 की वैल्यू नहीं दी है लेकिन उसने ये दिया है कि ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप है। देखिए जब मल्टी स्टेप का ट्रांजिशन होगा तो टपक के आपका जो एटम जो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहां आएगा, वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, दैट इज n1 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हम बोलेंगे s इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 इनटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यस, तो इसकी जगह बस वैल्यू पुट कर दीजिए, हो जाएगा 10 और n2 की जगह क्या लिखेंगे, ये आएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहां से ये कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 20 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और इंटू n। अब आपको पता है ये इंटीजर वैल्यूज हो सकती हैं, एक ही वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे n की, जब n की वैल्यू कितनी हो जाए, जब n की वैल्यू 5 हो जाए। तो 5 इंटू 5 माइनस 1 दैट इज 5 इंटू 4 इज 20 ओनली। तो n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये 5th ही है। ठीक है, अगर आपको वैसे भी चेक करना है तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, अब यहां से देखिए कि कितने ट्रांजिशन यहां से हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और भी ट्रांजिशन यहां से हो रहे हैं, डायरेक्ट ट्रांजिशन। ये देखिए 7 8 9 और 10, यानी कि अगर आपको 5 से देखना है तो कौन कौन से देखेंगे, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 और 10, ये सारे ट्रांजिशन भी हो रहे हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमने निकाला है, ये वेरीफाई भी हो चुका है। अरे बोलो यार, क्या आपको बात समझ में आती है, क्या आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे। यस एब्सोल्युटली कर लेंगे। अगर कर लेंगे तो देखिए कह रहा कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लैम्डा ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज। अब इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूं कि क्या है। देखिए मैक्सिमम लैम्डा का मतलब ये है कि आपको मिनिमम एनर्जी निकालनी है। क्या आपको मिनिमम एनर्जी निकालनी है, यानी कि मैक्सिमम लैम्डा, मैं बोलूं कि मैक्सिमम लैम्डा आपको अगर आपको लाइमन का निकालना है अपॉन आपको मैक्सिमम लैम्डा किसका, बामर का निकालना है, इसका मतलब आपको मिनिमम एनर्जी लाइमन की चाहिए अपॉन आपको मिनिमम एनर्जी बामर की चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब मिनिमम एनर्जी कहां है भाई, इनकी मिनिमम एनर्जी यही तो है, इनकी मिनिमम एनर्जी। लाइमन के लिए मिनिमम एनर्जी ये तो बहुत ऊपर हो जाएगा, तो लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2 और बामर के लिए n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू कितनी 3, यही है इनकी मिनिमम एनर्जीज। बोलो यार क्या बात समझ में आती है। बस आपको यही वैल्यूज पुट करनी है, मैं इसके आगे आपको ये सवाल नहीं बताऊंगा, आपको मुझे बताना है। तो आइए आज का आखिरी सवाल करते हैं। What transition in He plus will have the same lambda as the first line in the Lyman series of hydrogen atom? वैसे ये सवाल भी आपको ही बताना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं एक बार। तो एक काम करते हैं, ये वाला आप चलो ठीक है मैं करवा देता हूं। कह रहा है what transition in helium plus will have the same lambda as the first line in a Lyman series? पहले मैं ये देखूंगा कि फर्स्ट लाइन इन Lyman series इसका लैम्डा कितना आता है। तो मैं कहूंगा देखिए 1 by lambda is equals to r z square into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। बिल्कुल सही बात है, यानी कि 1 by lambda है कितना, यह है r into ऑफ हाइड्रोजन एटम, z की वैल्यू 1 upon n1 कहा है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, यानी कि n1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है और n2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो हो जाएगा ये 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, दैट इज कितना 1 बाय लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी r, ये आ जाएगा 3/4, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका हाँ 3/4 और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 3r। तो यानी कि इतना आंसर आपका आना चाहिए, इसका लैम्डा इतना है 4/3RH। बस आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मेरा सही बैठेगा, और याद रखना ये किसके लिए, ये हीलियम प्लस के लिए है। तो आइए ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू r इंटू जेड स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 1 अपॉन 25 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर दैट इज 25। ये तो नहीं आ सकता, ये आंसर तो मेरा नहीं आ रहा है, मुझे लग नहीं रहा है कि ये आंसर आ रहा है। आइए सेकंड वाला देखते हैं। अच्छा एक काम करें, अगर मेरा लैम्डा इतना है तो 1 बाय लैम्डा की वैल्यू निकाल दूं ना यार, 1 बाय लैम्डा कितना हो जाएगा, 1 बाय लैम्डा हो जाएगा 3r/4, तो यानी कि अगर लैम्डा 4r/3 है तो ये 3r/4 है, ठीक है, तो इतना ही निकाल दूंगा। सेकंड ऑप्शन में देखिए 3 से 2 है तो इस जगह r इंटू 4 ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना है ये 3 से 2 यानी कि 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 9। हाँ ये लगभग शायद आंसर आ रहा है,
1 बाय लैम्डा आर इंटू 4, नीचे आ जाएगा आपका 36 और ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा 9। नहीं, ये भी आंसर नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। आइए थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, कितना आ जाएगा आपका 1 बाय लैम्डा, ये आ जाएगा आपका आर इंटू 4 इंटू 1 अपॉन कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 1 अपॉन 36, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा r इंटू 4 इंटू 16 माइनस 16 इज 36 माइनस 20 इंटू 16 इंटू 36। सॉल्व करके देखें, ये हो जाएगा 4, ये आ रहा है 5 बाई 36। नहीं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 4। मुझे लग रहा है फिर यही आंसर का आना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर यानी कि 4, ये हो जाएगा 1 अपॉन 16। बिल्कुल ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r इंटू 4 इंटू डिवाइडेड बाय 16, नीचे कॉमन, ये हो जाएगा आपका कितना 4 माइनस 1 3 बाय 4। हाँ बिल्कुल सही बात है, यही आ रहा है आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी करने होंगे जहां पे आपको पूरा कैलकुलेट करके देखना होगा, ठीक है। पर बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल आपको ये आना चाहिए। और एक सवाल फटाफट से मुझे आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आई होप आपको अगर अब स्पेक्ट्रल लाइंस का सवाल करना होगा तो आप इजीली अटेम्प्ट तो एटलीस्ट कर सकते हैं। आपको उसकी अप्रोच तो पता चल चुकी होगी, सवाल खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगा तो बेटा फटाफट से लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिए कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको फटाफट से 15-20 मिनट में सीखना है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।